मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज भी आज की दुनिया में जेनजी में एक जवान उसको इतना टेंशन होता है कि मेरी कोई अगेंस्ट में बात मेरे गांव ना पहुंचे, मेरे माँ बाप मुझे डिसोन कर देंगे, मेरी बीवी मुझे डिसोन कर देगी। मेरा बाप तो मूंछों में अंटे देके खड़ा होता है कि मेरा बेटा फौजी है। काफी लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ बेटा जॉब्स है, तुम में दम नहीं है। कितनी फ्रीक्वेंटली आपने वहाँ पे रूल्स तोड़े और कितनी फ्रीक्वेंटली पनिशमेंट मिली? आईआईटी का अपना मजा है, आईएचएम का अपना मजा है, एनडीए का सबसे ज्यादा मजा है। शूज शोकेस योर कैरेक्टर। तो जब वो आपने एयर चीफ को देखा कि उनके शूज शाइन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके अंदर सोल्जरिंग कहाँ तक है। ये ऐसे लोग हैं कि इनका अगर हाथ काटोगे ना तो उसमें जो ब्लड निकलेगा ना वो लाल नहीं होगा, वो देश के रंग का होगा, फौज के रंग का होगा। तो सनम आए पर आते आते देर बहुत लगी। आर्म फोर्सेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच कैन नॉट से मेरे से नहीं होगा। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, काफ़ी लोग पूछते हैं कि लड़कियों के टेस्ट अलग हैं एंड उनकी ट्रेनिंग में डिफरेंस है, उनके एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है, सो आप बराबर कैसे करते हो? मैं बोलता हूँ यार बराबर करना क्यों है, क्यों बनाना है? बट जब आप सोल्जर को देखते हो तो यूनिफॉर्म के अंदर देखते हो, देन आर दे इक्वल कि नहीं? इससे मुझे एक बात याद है, मैं एक सज्जन के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बोला फौज का चाहे सिपाही हो चाहे जनरल, मतलब मैं सबसे मिलता हूँ, सबको बड़ा वो रहता है थोड़ा घमंड टाइप का कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता है कैजुअलिटी होगी, आप जब वॉर में जाओगे कैजुअलिटी होगी। जो जीरो एरर सिंड्रोम है ना, ओ यार नथिंग शुड गो रॉन्ग, व्हाट द हेल यार, यू विल डाई, आई एम टेलिंग यू। आप कुछ भी कर लो, आज नहीं मरोगे, कल मरोगे, साल 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, अभी मरोगे यार। सो समथिंग विल गो रॉन्ग, और आपके अंदर अगर इतना दम नहीं है कि यू टेक ऑन दोज लॉसेस, आप कमांडर लीडर बनने के काबिल ही नहीं हो। तो फिर आप कहाँ दौड़े, आपके क्या क्या कीड़े थे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो पहले ये बताओ, होटल मैनेजमेंट में पहले गए कि एनडीए में पहले गए? होटल मैनेजमेंट। बहुत बेसिक था, तो मतलब वाई होटल मैनेजमेंट? जब वो 11th-12th में आए ना, तो जैसे सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मैं भी उतना ही था। तो सोचा कि मैथ्स लेना चाहिए 10th के बाद ना, इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी जाना है। और फिर कोई यही सोचा- ख्वाब लेके सब यही ख्वाब लेके आते हैं। फिर सोचा कि यार तो डॉक्टर की लाइफ अच्छी होती है। मेरी मदर को कार्डियक प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर से मिलते थे और डॉक्टर बड़े सोफिस्टिकेटेड लगते थे। वाइफ में? हाँ, वो सर्जन थे, वो काफी घर भी आना, हमारे फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे। तो उनको मैं देखता था एंड मेरे को लगता था यार ऐसा होना चाहिए। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया मैथ्स के साथ, तो मैंने कहा बायो भी ले लेते हैं। आएगा। फिर पता चला कि कंप्यूटर साइंस आ रही है अभी, तो अगर कंप्यूटर नहीं सीखा तो लेटेस्ट कैसे रहेंगे, तो कंप्यूटर साइंस भी ले लो। तो कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल हो गया, सीबीएसई बोर्ड में थे तो मैथ्स बायो एक साथ ले सकते थे, सब ले लिया। उसके बाद जब कॉम्पिटिशन देना शुरू किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो कॉम्पिटिशन में पास कर लेता हूँ। मुझे पता है कॉम्पिटिशन कैसे क्रैक होना है। तो आपने इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों कर? सब सारे वे क्रैक किए, और उस टाइम पे आईएचएम किसी ने बताया यार होटल मैनेजमेंट कर लो, विदेश विदेश जाओगे। और उस टाइम पे आईएचएम बड़ा अच्छा नाम होता था, आज भी? आज भी है। तो वहाँ किया एंड लकीली मैं वहाँ पे टॉपर्स में आया। मैंने चॉइस रखी बॉम्बे फर्स्ट और सेकंड रखी दिल्ली। तो फर्स्ट तो आऊँगा नहीं, पहुँचूंगा नहीं वहाँ पे, सेकंड वाली शायद मिल जाए, तो दिल्ली घर के पास है, दिल्ली में पढ़ेंगे। पर पता चला कि मेरिट में काफ़ी अच्छा नाम आ गया और बॉम्बे मिल गया, फ्री सीट, वो भाग जाओ बॉम्बे। तो एंड उस टाइम पे एनडीए भी दिया हुआ है, तो एनडीए का भी रिजल्ट आ रहा है, एमएनआर का भी, तब तो अलग अलग होते थे सारे, एमएनआर, रुड़की, आईआईटीज, तो सारे दे रखे थे। बहुत सारों में आए, किसी में अच्छी ब्रांच नहीं आ रही, किसी में मेरिट थोड़ी कम है। तो आपने इंजीनियरिंग में निकाली? इंजीनियरिंग भी निकली, एमएनआर का क्लियर हो गया था ऑसम। एंड मेडिकल का भी क्लियर हो गया था। मेडिकल में कौन सा कॉलेज? मैं अब एग्जैक्टली तो याद ही, काउंसलिंग के लिए गया नहीं था, मैं काउंसलिंग के लिए बोला था एंड तब तक आईएचएम का आ गया, तो आईएचएम पहले मैंने ज्वाइन कर लिया। और बॉम्बे में बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब छोटे से टाउन से आप निकल के जा रहे हो, है ना, जीन्स कभी कभी पहनते थे, वहाँ एकदम से दुनिया अलग, बच्चे स्कूल में मोबाइल यार, आप जानते हो आपने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की इस लोगों में? क्यों? आप 4 सीटें खा गए। एक्चुअली ये मैं बताना चाहता हूँ, काफी लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ बेटा जॉब्स है, तुम में दम नहीं है। एक बार अपने अंदर आग जला के तो देखो, ऐसा कौन सा कंपटीशन है, ऐसी कौन सा चैलेंज है जो आप पार नहीं कर सकते। तो मैं वही कॉन्सेप्ट था, लगे रहो यार, सब कुछ हो जाता है, तब होता है। सब होता है। कंसिस्टेंसी इज द की है। हाँ, पर वो कंसिस्टेंसी से पहले एक इंग्रेडिएंट आ जाता है, वो थोड़ी सी माचिस जला के अंदर डालनी पड़ती है, वो आग अंदर जलनी चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट में फिर आप गए? बहुत मजा आया। हाँ, बहुत कितने मजा दिन आया। वहाँ पे रहे? मैं आई थिंक
एक सेमेस्टर टाइप हो गया था मेरा 6 मंथ्स के। हाँ, तब तक वो एसएसबी कॉल आ गया ना। अच्छा, तो वो वाली आग अब बर्नर की आग से ज्यादा थी। अब मैं बता रहा हूँ, नहीं यहाँ पे हुई एक गड़बड़। एक मैं अपने ब्रदर के साथ रहता था बॉम्बे में, और आईएचएम बॉम्बे बहुत ही गजब का कॉलेज है और बहुत मजा आता था। क्राउड इज गुड। क्राउड इज ऑसम। एंड उसके अलावा जो पेमेंट सीट वाले लोग आते थे वो बहुत अच्छे होते थे। वहाँ पेमेंट सीट बड़ी महंगी होती है वहाँ, तो आपको सस्ते में काफी बेनिफिट हो रहे थे। काफी बेनिफिट्स हो रहे थे। एंड मैंने पहली बार देखा कि किसी कॉलेज के अंदर शराब की बोतलें होती हैं, क्योंकि उनका अपना बार था, रेस्टोरेंट था ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा यार ये तो अच्छा कॉलेज है, मतलब हम कहाँ थे अब तक। हम क्यों आईआईटी वाईटी के चक्कर में लगे हुए थे। राइट। तो जब एनडीए का रिटर्न का रिजल्ट आया और पास हो गए, तो भैया के एक नेबर थे, वो उत्तराखंड के हैं। उनके खानदान में सारे आर्मी ऑफिसर्स, हाँ, और वो ओएनजीसी में ऑफिसर थे। तो वहां पे आए बैठे, तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे, काफी बड़े थे। तो पागल है, मैं कहा भैया आईएचएम में रहूंगा, विदेश विदेश जाऊंगा, पेरिस वेरिस जाऊंगा ये सब। और 2-3 टीचर्स का मैं फेवरेट हो गया था, जिनका इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम था। तो ये था कि इनका नाम बहुत अच्छा है और इनका मैं प्यारा बच्चा हो गया हूँ, तो लाइफ सेट है। तो वहाँ वैसे ही बड़े नाम में तो मेरी जॉब लगी जाएगी। हाँ, ये मतलब मेरे को अपने आप कर देंगे, मतलब ना पापा का बच्चा। प्लेसमेंट सेट है। हाँ, प्लेसमेंट सेट। ब्लू आइड बॉय फ्रंट। हाँ, बिल्कुल। अब वहां पे उन्होंने माइंड में डाला, अभी ऑफिसर बनेगा, 2 ही तरीके होते हैं ऑफिसर बनने के, या तो एनडीए चला जाए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर यूपीएससी कर, सिविल सर्विसेज कर, या सीडीएस कर, तब ऑफिसर बनेगा, राष्ट्रपति कागज देता है, ये वो। उन्होंने मतलब इतना जोश भर दिया मेरे अंदर, कि तुम ही हो। बस। और उसके बाद पकड़ी ट्रेन की टिकट और पहुंच गए एसएसबी के लिए। एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड देयर। बट ही वाज नॉट रॉन्ग। सो बेसिकली गलत कोई भी नहीं है। आईआईटी का अपना मजा है, आईएचएम का अपना मजा है, एनडीए का सबसे ज्यादा मजा है। सबसे ज्यादा मजा उस मजे पे आते हैं। हम्म। कितनी फ्रीक्वेंटली आपने वहां पे रूल्स तोड़े और कितनी फ्रीक्वेंटली पनिशमेंट मिली। मेरे एक डिवो थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा किसी चीज पे टाइम, तो मैंने कुछ बोला, सर 15-20 मिनट्स। बोलता है शट अप, आई एम एयरफोर्स गाय, टॉक टू मी इन सेकंड्स। तो रूल्स भी हमने सेकंड्स के हिसाब से तोड़े, सेकंड से साहब, सेकंड्स के हिसाब से। गिव मी एन एग्जांपल। ऐसा रूल तोड़ा हो जो कि एनडीए के बाहर वालों को लगे यार ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, तो इसमें तो कोई रूल तोड़ने वाली बात ही नहीं है। हाँ, Right. तो ऐसे तो बहुत सारे, मतलब इट्स वेरी बेसिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासेस के बीच में कैंटीन में जाके कुछ खा लो, बहुत बेसिक सा लगता है। Correct. हमारी बेसिक इंजीनियरिंग की क्लास चल रही थी, साइंस ब्लॉक, जिसको मनोज कुमार पांडे ब्लॉक कहा जाता है। साइंस ब्लॉक में बेसिक इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है, और वहीं सामने की तरफ बॉक्सिंग स्टेडियम था, और उसके पीछे एक छोटी सी, नहीं होती कैंटीन जहाँ चाय वाय वो मिलती है। Correct. सो दैट इज फॉर द स्टाफ, नॉट फॉर ऑफिसर्स, Okay. एंड ऑब्वियसली नॉट फॉर ऑफिसर कैडेट्स। तो हमारे लिए आउट ऑफ बाउंड थी। लेकिन जब एनडीए में आप सुबह ब्रेकफास्ट में 10-20 हजार कैलोरी खा के आए होते हो, और अब तक आपने 1-8 लाख कैलोरी खत्म कर दी है, राइट? यू आर 24/7, आप दौड़ रहे हो। You're not supposed to walk, right? यू डोंट वॉक। ये पूरे 3 साल में अलाउड नहीं होता होगा। ना, मतलब सिस्टम में अलाउड होता है। सिस्टम में मतलब लग्जरी मिल जाती है कि आप चल सकते हो। हाँ, और दूसरा क्या होता है, 5th में जब आप सार्जेंट बनने होते हो तब, तो वहां पे जाके मिसल पाव खाना एक अपने आप में एक वो नहीं, मनी हाइस्ट वगैरह टाइप होती है ना, कि पूरा प्लानिंग करके बैंक लूटने जा रहे हो, तो इट वाज समथिंग लाइक दैट फॉर अस। ओशन 11 टाइप में। हाँ, तो अभी क्या है, अगर किसी को मैं बोलूं बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि भैया आप गए थे ऐसे खाने, तो बोलते हैं कौन सी बड़ी बात है। और हमसे पूछो क्या बड़ी बात होती है। ओके, तो एक बात बताओ उसमें, आपने होटल मैनेजमेंट किया एंड यू नो ये मेरे को करना था, छोड़ दिया बीच में। होटल मैनेजमेंट छोड़ रहे थे, राइट? फिर आप एनडी में गए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड यू नो दुनिया भर की वो मैनर्स एंड ड्रिल। मेरे को ना एक चीज देखी थी, वेरी कॉमनली यू सी एनी फौजी, उनकी ना यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, मतलब जूते एकदम चमक रहे होते हैं। मैं एक इवेंट में गया था जहाँ मैंने चीफ मार्शल एपी सिंह साहब को देखा था। Okay. बहुत डिस्टेंस पे मैं था, ऑब्वियसली वो चीफ हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इन एन ऑडिटोरियम, और उनके दूर से जूते चमक रहे हैं, राइट? अब वही जूते जब हम घर में लेके आते हैं मार्केट से बेस्ट खरीद के, पॉलिश भी लेके, और मैं बड़ी शिद्दत से पॉलिश करता हूँ, लेकिन वो चमक नहीं आती। यू नो, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल कि इसके पीछे क्या बहुत बड़ी कोई ड्रिल होती है, ये क्या होता है? क्योंकि वो लेदर वहां पे शाइन नहीं कर रहा होता, लेकिन चीफ साहब के शाइन कर रहे थे। एंड चलो वो तो उनको देखा, बट इन जनरल आप किसी को भी देखोगे,
इट्स अ वेरी सेट वे। तो वो जूता कैसे बांधना है, लेस कितनी लेंथ में होने चाहिए, यू नो, एंड क्यों एनडी का जूता या फौजी का जूता ज्यादा चमक रहा होता है बार के कंपैरिजन में, इन स्पाइट ऑफ दे आर इन द डस्टी एनवायरनमेंट। तो आपके जो क्वेश्चन है उसके मैं 3 पॉइंट्स पे आंसर दूंगा। सबसे पहला पॉइंट, आपने बोला कि वो एयर चीफ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूर से ऐसा लगता है ना कि फौजी है तो वो मतलब बैक स्ट्रेट बैठेगा, है ना, कड़क आवाज में बात करेगा, एयरफोर्स चीफ है, आर्मी चीफ है, इतने बड़े लोग हैं, मैं कैसे जाऊं। जब आप उनके पास जाओगे तो आपके सगे फ्रेंड से ज्यादा फ्रेंडली आपको वो मिलेंगे। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी जर्नल्स को मैं जानता हूँ आइदर ऑफ द सर्विस, उनके पास आप जाके बात करो ना तो आपको पता चलता है कि मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली, उनसे बात करना बहुत ईजी है, अनलाइक सम अदर एरियाज, है ना, नाम नहीं लेते। ईगोज है ही नहीं इन दैट सेंस। जो आदमी बड़ा होता है ना और जिसको पता होता है कि वो बड़ा है, वो ना जो है। वो तो आराम से रहता है। मेरे डैडी मुझे बचपन में बोलते थे कि आम के पेड़ पे जब फल लगता है ना तो वो झुक जाता है। तो जब तुम कुछ बड़े बन जाओ, व्हेन यू हैव फ्रूट्स टू गिव टू समबडी, जब देने लायक हो जाओ ना, झुक के रहना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता हूं दूसरे पॉइंट पे, शूज के लिए या यूनिफॉर्म का। तो मैं जब आईएचएम बॉम्बे से और मैं एनडीए पहुंचा, तो सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज जो मैंने लड़कियों को करते हुए देखा था वो मेरे लिए एनडीए में बड़ी यूजफुल हुई। हम जब आईएचएम में थे तो हम लोग जीन्स वगैरह पहन के जा रहे हैं या क्लासेस के अकॉर्डिंग फॉर्मल्स पहन के जा रहे हैं, और वहीं पे जब लड़कियां आती थी तो वो मिनी स्कर्ट्स में शॉर्ट्स में आती थी, हम पैंट्स में जाते थे। लेकिन जैसे हम एनडीए पहुंचे तो हम केडीज में शॉर्ट्स पहनने लगे। तो जो लड़कियों को देख के सीखा था वो हमारे बहुत काम आया, तो मैं भी केडी के शॉर्ट्स बहुत अच्छे से पहनता था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, फौज के अंदर क्या होता है, डिसिप्लिन इज द की। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि व्हाट इज माई टर्न आउट, व्हाट इज माई लैंग्वेज, हाउ आई एम ड्रेस्ड अप, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है शूज। तो किसी अंग्रेज ने कहा था कि शूज शोकेस योर कैरेक्टर, है ना, कि किसी आदमी का कैरेक्टर समझना है तो उसके शूज को देखो। तो हमारे शूज पे बड़ा वो फोकस रहता है। अब जब हम शूज पॉलिश करते हैं तो घर पे नॉर्मली क्या होता है, आपने ब्रश लिया, शू पे पॉलिश लगाया, रगड़ा, थोड़ा घिसा, थोड़ा कपड़ा मारा, चमक गया। करेक्ट। बट एनडीए में शूज ऐसे पॉलिश नहीं होते। कैसे हो? ओके, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक बार ड्रिल बूट को रेडी करने के लिए पूरा एक डिब्बी पॉलिश लगता है। इट्स प्योर लेदर शू, ठीक है। आप उसके ऊपर कपड़े से उंगली से करके आप पॉलिश लगाते हो, एंड उसके एक एक पोर, एक एक जगह पे आप उसको फिल करके उसको रखते हो। नाउ रख देते हो। उसको रखते हो पूरी रात के लिए, एंड देन नेक्स्ट डे फिर आप उसको शाइन करते हो। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले इट्स नॉट अबाउट शू, इट्स अबाउट, अगर आप घर में सफाई कर रहे हो, हमारा शिप कंपटीशन होता है। आप जो बटन स्विचेस नहीं होते घर में इलेक्ट्रिक, वो हो गए, या वायर मैश ऊपर होता है एनडीए में, वो आप उंगली से चेक करते हो कि डस्ट का स्पेक तो नहीं है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू गो इनटू द लोएस्ट पॉसिबल डिटेल, फाइनेस्ट ऑफ द डिटेल। कि जूते को जब आप पॉलिश कर रहे हो तो सिर्फ एक बड़े ब्रश से नहीं कर रहे होते, आप एक टूथब्रश से भी कर रहे होते हो, आप एक ईयरबड से भी कर रहे होते हो। सो यू आर मेकिंग श्योर कि जहां पे जितनी पॉलिश होनी चाहिए वो पहुंच रही है कि नहीं, टू द लोएस्ट ऑफ द ग्रेन, वहां तक आप पहुंच रहे हो कि नहीं। अटेंशन टू डिटेल। एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दिस देन यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। और ये बाद में ऑप्शन में काम आती है। हर जगह काम आती है, एंड इंपॉर्टेंट है। फौज में बोला जाता है कि वॉट एवर कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। तो आपको वहां डिटेल तक पहुंचना पड़ेगा। तो जब वो आपने एयर चीफ को देखा कि उनके शूज शाइन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके अंदर सोल्जरिंग कहाँ तक है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं कि इनका अगर हाथ काटोगे ना तो उसमें जो ब्लड निकलेगा ना वो लाल नहीं होगा, वो देश के रंग का होगा, फौज के रंग का होगा। सो इस ये जो ड्रिल होती है जो आप बोल रहे हो कि मतलब ये लिटरली एक दिन तक आप पॉलिश कर रहे हो उसको, मतलब आपने सूखने के लिए लगा दिया, अगले दिन फिर उसे चिपकाया एंड सो ऑन, राइट? तो इतना टाइम लगाना पड़ता है कि वो प्रॉपर शाइन, और वो शाइन लॉन्ग लास्टिंग होती है तो। नहीं, अगली बार फिर से करनी है। इट्स ऑलवेज एवरी टाइम सी। एंड इफ यू मिस दैट द पनिशमेंट इज हाई। ओह यस, डिपेंडिंग ऑन कितनी वाली गड़बड़ की है। अच्छा। तो एनडीए में फिर पनिशमेंट तरह तरह के होते हैं, ईडीज, ईटीज, सिंगर्ड, तो ऐसे पट्टी परेड, बहुत कुछ होता है। सो बेसिकली क्या है ना, आपको सबसे टफेस्ट पनिशमेंट होती सबसे टफेस्ट पनिशमेंट कौन सी लगी?
मुझे लगता है पट्टी परेड सबसे टफ है। वो क्या होती है? पट्टी परेड में बेसिकली क्या होता है, तो एनडीए में हमारे बहुत सारी यूनिफॉर्म्स होती हैं, एंड पट्टी परेड में आपको बोला जाएगा कि ओके आप सो एंड सो ड्रेस में, जैसे आपको बोला कि ओके सी मी इन ड्रिल ऑर्डर एट 5, तो आप 5 बजे ड्रिल ऑर्डर पहन के वहाँ चले गए। उसके बाद वो टाइम देखेगा, बोलेगा ओके 6 मिनट्स RRCO, तो RRCO इज राइडिंग रिग चिनेट ऑर्डर, तो आप राइडिंग रिग पहनोगे, फिर चिनेट ऑर्डर पहनोगे, फिर आओगे, फिर वो बोलेगा ओके ऑल राइट 5 मिनट्स और 3 मिनट्स मफ्ती, तो आप दौड़ के जाओगे, वो उतारोगे, दूसरा ड्रेस पहनोगे, फिर आओगे। एंड ये 3 मिनट में 5 मिनट में है। हाँ, और उसके बाद में आपका ड्रेस इंस्पेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे बोला RRCO से बोला मफ्तीस में, सो नाउ व्हेन यू कम इन मफ्तीस, तो आपके शूज वो भी पॉलिश्ड है कि नहीं है, लेस ठीक है कि नहीं है, सॉक्स कौन सा है, ट्राउजर कैसा है, आयरन है कि नहीं है, राइट। तो उस टाइप से यू हैव टू गो इनटू दैट डिटेल एवरी टाइम। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्या सीख रहे हो, सबसे पहली चीज तो प्रिपेयर्डनेस। आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट प्रिपेयर्डनेस 24/7। कब कोई चीज कोलैप्स हो जाए और आपकी कब जरूरत पड़ जाए। आर्म फोर्सेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच कैन नॉट से मेरे से नहीं होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ब्रिज बना रहा था महीनों से, सालों से, नहीं बना, फौज ने 15 दिन में बना दिया। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। 15 दिन नहीं थे, 48 घंटे। ये ब्रिज आप शायद वहां में डिस्काउंट करके बोल रहे हो क्योंकि आप शायद दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कहना नहीं चाहते। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा साहब, लेकिन ये 2010 की बात है और मैं आपकी बात को करेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि शायद आप वो खुल के बोल नहीं रहे हो। लेकिन ये बात थी 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ ही दिन पहले, जो आपका पाराबोला के 2 हफ्ते पहले, एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने 2 हफ्ते बोला। हाँ, तो आपने 2 हफ्ते पहले ब्रिज गिरा था, लेकिन वो ब्रिज बना था 48 घंटे। जो आपकी आई थिंक इंजीनियरिंग डिवीजन बॉम्बे सेपर्स, बॉम्बे सेपर्स ने किया था। वो लोग आए थे, वो है मेड्रास एंड बॉम्बे, बॉम्बे सेपर्स एट काम 48 घंटे में ब्रिज उन्होंने खड़ा किया। बंगाल भी है, बंगाल सेपर्स। हाँ सॉरी, बंगाल सेपर्स, लेकिन इसमें शायद वो बॉम्बे के थे इंजीनियर्स। हाँ, मतलब वो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द यूनिट इट्स जस्ट नेम, हाँ, तो नेम डजंट मेक डिफरेंस। करेक्ट, आर्मी बेसिकली इंडियन आर्मी, राइट। हाँ। तो ये बिल्कुल हुआ था क्योंकि मैं 2010 में भी यहीं पे था और वो ब्रिज गिरा था, और उस टाइम पे वो ऑफिस का रास्ता नहीं हुआ करता था क्योंकि बारापुला खुला नहीं था, लेकिन उसके नीचे का वो ब्रिज गिरा था 48 घंटे में, वो रेडी, इट वाज देयर इन द न्यूज़ पेपर। सो थैंक्स कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की इज्जत रखने के लिए आपने बोला 15 दिन, लेकिन वो 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद कॉमनवेल्थ शुरू हो रहा था। 15 दिन के बाद कॉमनवेल्थ शुरू। और देखो पॉइंट क्या है, हमारा जो रोल है, लोगों को ना कई बार लगता है फौज क्या है, जाके लड़ाई लड़ने के लिए। जब बाढ़ आती है तो फौज आती है, जब भूकंप आता है तो फौज आती ये है। हमने देखा उत्तराखंड में जो हुआ 2 दिन पहले, अनफॉर्चुनेट, राइट। फौज के अपने लोग चले गए, बट ऑपरेशन का कोई चक्कर क्या है ना, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग इससे मुझे एक बात याद है, मैं एक सज्जन के साथ बैठा हुआ था, अगेन उनके डिपार्टमेंट और उनका नाम लेना सही नहीं है। उन्होंने बोला फौज का चाहे सिपाही हो चाहे जनरल, मतलब मैं सबसे मिलता हूँ, सबको बड़ा वो रहता है, थोड़ा घमंड टाइप का कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, क्योंकि जिसको अपनी पोजीशन पे और अपनी इंपॉर्टेंस पे एक वो होता है ना प्राउड फीलिंग, वो आदमी होता है जो मौका पड़ने पे पीछे नहीं हटता। सो चाहे वो ब्रिज गिरा, चाहे वो भूकंप आया, चाहे कुछ भी आया, फौज एक ऐसा सिस्टम है जो बोलता है कि आई विल टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे सल्यूट करो, तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे पत्थर मारो, मैं अपना काम करूंगा, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मुझे देश से मतलब है। जब तक मैं जिंदा हूं देश नहीं हारेगा, इन वॉट एवर कैपेसिटी। तो हम उस माइंडसेट के साथ चलते हैं, राइट। तो जब भी कोई फौज में आने की सोचे तो वो इस माइंडसेट से आए। हो सकता है कि आप सोच के आए हो कि मैं फाइटर पायलट बन के रफेल उड़ाऊंगा, आप रफेल उड़ाओगे, लेकिन कल को आपको बोला जाएगा कि ब्रिज पे जाके इंस्पेक्शन कर ले, तो भी वो भी आप करोगे। सो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट जस्ट द ग्लैमर कि आप गए, आपने बंदूक उठाई और लोगों को ठोक दिए या जहाज उड़ाया और जैसे वो मुंह में दिखाते हैं पूरा हाँ हीरो की एंट्री हो रही है। नहीं, वो सब भी होगा। देखो वो भी होगा, जब आप एक फाइटर पायलट हो, आप एक स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हो, आप राष्ट्रीय राइफल्स में हो, आप मतलब वो ग्लैमर वर्दी का वो है, वो तो कोई मैच ही नहीं कर सकता हमसे। और सेंस ऑफ ड्यूटी भी हमसे कोई मैच नहीं कर और उस सकता। ग्लैमर के पीछे रगड़ा बहुत।
और वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो तो होगा। कुछ भी फ्री में मिलता है? नहीं मिलता ना। तो फ्री में ये कैसे मिल जाएगा? तो जब आपको ग्लैमर मिलेगा ना, आपको सेंस ऑफ प्राइड मिलेगा, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। इट इज नॉट फ्री। आप जो कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कौन क्या बोलता है, वी डोंट केयर। मेरे को पता है मैं अपनी ड्यूटी कैसे कर रहा हूँ। एंड वो एक ऐसी चीज है, इस पे कोई मेरे पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता। सो दैट वाज, तो इंडिया में आप गए 3 साल रड़ा खाया। बहुत अच्छे से। तो आपने वो 40 परेड के बारे में बता रहे थे, तो हाँ। हाँ, तो ये दिस वाज लाइक वेरियस यूनिफॉर्म्स आपने पहने उतने टाइम में रिपोर्ट करा, हाँ। और अगर कुछ इधर उधर हो गया तो उसके बाद जो प्रसाद मिलेगा वो अलग है। उसके बाद एक चीज और हो जाती है कि जब आप थोड़ा अच्छे से पट्टी परेड कर ली, आपने 8-10 यूनिफॉर्म्स ड्रेसेस बदल बदल के आपने रूम में फेंक रहे हो, राइट? टाइम नहीं है तो आप फेंक रहे होते हो। उसके बाद सीनियर बोलता है ओके 15 मिनट्स शिप शेप। शिप शेप का मतलब होता है, ये नेवी से टर्म आया है। शिप शेप होता है एवरीथिंग इन ऑर्डर, जो जैसे होना चाहिए। मतलब अलमीरा में वो कपड़े जो टंगे हों वो टंगे हों, जो फोल्ड हो वो फोल्ड हो। फोल्ड करने का भी एक तरीका है, एनडीए स्पेसिफिक। सॉक्स भी फोल्ड करने का एक तरीका है। सॉक्स फोल्ड करने का यस। मॉस्किटो नेट आपका बिल्कुल कैसे होना चाहिए, उसका कंबल तकिया वगैरह सब चीज का एक तरीका है, राइट? अक्रॉस एनडीए इट इज स्टैंडर्ड। अब वो वैसे होना चाहिए। तो जो आपने एक जूता इधर फेंका था और एक सॉक्स उधर फेंका था, अब आप ढूंढ रहे होते उसको। और सीनियर को पता होता है कि ये सब करके आया। उसको पता है, वो भी तो करके आया ना यार, वो भी तो करके आया। सो इट्स नॉट के मैं ही कर रहा हूं। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन एवरीथिंग गोज अगेंस्ट यू, Yeah. तो आपको पता होता है मेरे से पहले किसी ने किया है, अगर उसने किया तो मैं भी कर लूंगा यार। ऐसी क्या बात। तो उस टाइम पे जो ट्रेनिंग में ये सब होता होगा, तो लगता नहीं सीनियर क्या है, मतलब अजीब कुचर टाइप का आदमी है, मतलब पीछे ही पड़ गए हैं यार। हाँ, जब तक खुद सीनियर नहीं बनते तब तक ऐसे लगता है। पहले मतलब टर्म में और सेकंड टर्म में इट्स लाइक रियली ब्रूटल। देखो पहले फर्स्ट टर्म तो इजी होता है यार। फर्स्ट टर्म में ज्यादा कुछ नौटंकी नहीं होती, सेकंड टर्म से शुरू होती है कहानी। फर्स्ट टर्म में बेसिकली क्या है, एज अ बेबी आपको सिखा रहे हैं। मम्मी के वर्क से अभी बोले यू आर नॉट इवन बॉर्न इन एनडीए, तो वो वाली चीज चलती है। एंड देन सो एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्थ मार्क्स, वो भी होते हैं। सो आप जब उससे ग्रेजुएट क्या करते हो, होता है? बर्थ मार्क क्या होता है? ये बर्थ वाला तो होता नहीं है, वहीं पे मिल रहा होता है। वहां पे हमारा नया जन्म होता है। हाँ। एंड कैसे मिलते हैं birth वाले? सो जब आप बेयर बैक रोलिंग वगैरह करते हो ना, साइड बैक, सो ओके, सो देयर इज समथिंग लाइक रोल करते हो आप। तो जब आप बेयर बैक मतलब एवरीथिंग आउट, शर्ट बनियान आउट। आई थिंक अब ये एनडीए वाले बच्चों को ये मजा शायद नहीं मिल पा रहा होगा। हमारे टाइम पे लेडी कैडेट्स नहीं होते थे, हम सुनते थे कि आने वाले हैं, तो सनम आए पर आते आते देर बहुत लगी। बट वट एवर इट इज। तो अब उनके चक्कर में बाकियों की थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई होती है, हाँ मतलब जैसे जो भेदभाव तो कर नहीं सकते हैं, या होता होगा। नहीं, लड़कियां अलग हैं, उनका अलग तरीके से ट्रेनिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस एंड हैज टू बी। देखो बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट। Yeah. कोई कितना भी बोले, इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, काफी लोग पूछते हैं कि लड़कियों के टेस्ट अलग हैं एंड उनकी ट्रेनिंग में डिफरेंस है, उनके एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है, सो आप बराबर कैसे कर रहे हो? मैं बोलता हूँ यार बराबर करना क्यों है भाई? एक लड़का है ना, उसकी लड़के की एवरेज हाइट ग्लोबली डिफरेंट है, Correct. लड़की की एवरेज हाइट डिफरेंट है, एवरेज वेट डिफरेंट है ना, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो आप सबको बराबर करना क्यों चाहते हो? So you think आपको लगता है कि मर्द और औरत बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दोनों का अपना अपना सम्मान है। मैं बोलता हूँ एक लड़की को मैं लड़की समझ के रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकता? मुझे उसको आदमी क्यों बनाना है? क्यों बनाना है? बट जब आप सोल्जर को देखते हो, तो यूनिफॉर्म के अंदर देखते हो, देन आर दे इक्वल कि नहीं? दे हैव डिफरेंट रूल्स। Okay. ठीक है, जो अभी आज की डेट में जो लेडी ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट इनटू कॉम्बैट रूल्स। बट अब तो एनडीए में पास आउट हुए मिसेज हैं, अब मैं उसकी चीज बताता हूँ एक, अब वो कॉम्बैट में आएंगी। मैं बताता हूँ, वहां पे आता हूँ। नाउ देयर आर 3 थिंग्स विच यू हैव टू मैनेज। सबसे पहला पॉइंट, क्या लड़कियां रेडी है कॉम्बैट रोल्स के लिए? पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन, क्या फौज रेडी है कि लड़कियां कॉम्बैट रोल में जाएं? एंड तीसरा पॉइंट है, क्या हमारी सोसाइटी रेडी है कि लड़कियां कॉम्बैट रोल में जाएं? अगर आप तीन तीन क्वेश्चंस का, 3 ऑफ दीज क्वेश्चंस, अगर आप इसका आंसर यस बोलते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो एक वन बाय वन आते हैं। हम्म। एक एम्बिशियस पूरे जज्बे वाली भारतीय लड़की है,
वो बोलती है मैंने पॉइंट में आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ठीक है, आई एम रेडी टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। सेकेंडली, इज आर्मी रेडी, ये तो आप बताओगे। और तीसरा जो बात है कि समाज रेडी है, हाँ। देखो मेरा तो ये मानना है कि किसी भी चीज में ना समाज बहुत बाद में रेडी होता है। आपको अगर समाज को आगे लेके जाना है, प्रोग्रेस कराना है ना, तो धीरे धीरे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और हर स्टेप का पहले विवाद होता है। वो हमेशा होता है, देयर हैज टू बी अ रेजिस्टेंस। सो मतलब वो इनर्शिया रहेगा, लेकिन जिस ऑर्डर में आपने सवाल पूछे ये उसी ऑर्डर में रहेंगे। तो पहले का तो मैंने बताया कि किसी ने बोला कि ठीक है, मैंने इसके लिए साइन अप किया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, देखी जाएगी, आपको बैक रोल कराना, फ्रंट रोल कराना, करूंगी। एक मैंने वो ना सोशल मीडिया पे एक रील, वो छोटा वीडियो देखा था, उसमें था कि मैं जोश में कह तो देता हूँ जो होगा देखा जाएगा, पर जब वो होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता। नहीं, पर देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कॉम्बैट समझो, आप कॉम्बैट है क्या? ओके, सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब आप कॉम्बैट में हैं, मैं थोड़ा आर्मी स्पेसिफिक चलता हूँ, समझाना लोगों को समझने में भी इजी होता है। अभी कारगिल ऑपरेशंस हुए, जी, एक एग्जांपल मैं नहीं लूंगा क्योंकि हर कोई उसकी बात करता है, कैप्टन सौरभ कालिया की, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। हम बात करते हैं कैप्टन अनुज नैयर या कैप्टन विक्रम बत्रा की, ठीक है। आप एक पोस्ट पे गए, आपने वो रिकैप्चर करी, दुश्मन से आपकी लड़ाई हुई, सुबह आपने चढ़ना शुरू किया या रात में आपने चढ़ना शुरू किया, अर्ली आवर्स में आप वहां पहुंच गए, दुश्मन से फाइट हुई, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, खत्म, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जब डिफेंसेस में दुश्मन बहुत अच्छे से बैठा होता है ना, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एक्सट्रीम कंडीशंस, Correct. आप याद रखना, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीन पे ऐसा हुआ था तो मैं कर लूंगा, नहीं, एक्सट्रीम की तैयारी करूंगा। चलिए एक्सट्रीम का। अब वहां पे क्या होता है, आप फाइट कर रहे हो, रात भर चढ़ के गए, भूख लगी होगी, रास्ते में खाना खाया होगा, सुबह मॉर्निंग ड्रिल्स भी होंगी, जी सामने दुश्मन भी होगा, जी, आपको जगह भी देखनी है कहाँ बैठूं, और किसी को आप पे नजर भी रखनी है। मेरे साथ ऑपरेशंस में ऐसा हुआ है कि आई हैव टू गो आउट फॉर टॉयलेट, और मैं वहां पे बैठा हूँ, पूरी मतलब स्टीप ग्रेडियंट में, मैंने घास पकड़ के बैठा हुआ हूँ, मैं पैंट साथ डाउन, मैं घास पकड़ के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और मेरे ठीक सामने मेरा बडी खड़ा हुआ है, और मैं अपनी आंखें बंद कर ली, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं उससे आंख ना मिलाऊं। सर यू आर राइट, लेकिन ना मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जबरदस्ती गर्ल्स को फौज में डालो। मैं कह रहा हूँ देयर इज अ गर्ल जिसने डिसाइड किया है कि वो कॉम्बैट में जाएगी, एंड इजरायली फोर्स इज अ क्लासिकल एग्जांपल होता है, वो ना देयर आर इन कॉम्बैट, ठीक है। यहाँ पे उसने चॉइस ली है इस चीज की, राइट। एंड इस चॉइस के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एन इंस्टीट्यूशन कैन चेंज द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्मी उनके लिए अलग से कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जा पाएगी हर सिचुएशन में, ठीक है। आप लेडीज टॉयलेट बना सकते हो बेस एरिया में, राइट। बट जैसे आप सिचुएशन बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वहां पे आप एक्सेप्शंस की उम्मीद करो, ऐसा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपका बड़ी फिर लेडी ही होगी, राइट। बट एक महिला ने ये ठाना है कि मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं महिला हूं या अगला जेंडर, मैं सोल्जर हूं, आई एम अ यूनिफॉर्म सोल्जर, सोल्जर क्या फर्क पड़ता है। देन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप समाज की बात कर रहे थे, जिस हाइट पे आप ये हो गए ना और बड़ी में, हमारा समाज उससे 100 किलोमीटर पहले, बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। दोनों का आंसर देता हूँ जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, हम एक एम्बुश में थे, हम गए वहां पे एम्बुश में, एम्बुश लगाया अंधेरा होते ही, विंटर्स का टाइम था, मेरे ख्याल से 5-1 बजे अंधेरा हो गया था, काफी घूम घाम के पहाड़ से आए, हमने वहाँ एम्बुश लगाया, बड़ी पेयर्स में हम एम्बुश में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, मुझे टॉयलेट आई, मेरा वेपन है, मैं लेट की पोजीशन में हूँ, लाइन पोजीशन में, और मेरा वेपन सामने रखा हुआ है, अब मुझे टॉयलेट जाना है, आई कैन नॉट गेट अप, आई कैन नॉट मूव, पता चला अपने ही बंदे ने ठोक दिया, ठीक है। मैंने वहां पे वेपन छोड़ा, बडी को बताया, 2 साइड रोल मारे, साइड में गया, जिप खोली, यूरिन किया, जिप बंद करी, वापस दो रोल लिए वहीं पे, और आके अपनी राइफल पे बैठ, ठीक है। ठीक है। दीज आर दी कंडीशंस, आई एम नॉट सेइंग कि सही क्या गलत क्या, मैं सिर्फ आपको कंडीशंस बता रहा हूं। आपकी ग्राउंड रियलिटी है, अब मैं फिर वाली बताऊं, अवगत नहीं हो। अब दूसरी बताता हूँ कि हमारा जो समाज 100 किलोमीटर पीछे है, मैंने जवानों को बात करते हुए सुना है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि भाई दुश्मन आ रहा है, मैं किसी से कम बहादुर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे से पहले मेरी बात गांव में पहुंचेगी।
मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज भी आज की दुनिया में जेनजी में एक जवान उसको इतना टेंशन होता है कि मेरी कोई अगेंस्ट में बात मेरे गांव ना पहुंचे, मेरे माँ बाप मुझे डिसोन कर देंगे, मेरी बीवी मुझे डिसोन कर देगी। मेरा बाप तो मूंछों में अंटे देके खड़ा होता है कि मेरा बेटा फौजी है जी। मैं उसकी नाक कैसे कटवा दूं, उसकी मूंछें कैसे कटवा दूं। जी। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां पे कुछ कर रहे हो और आपके घर में नहीं पता है। चलो सर मान लेते हैं। तो सबको सब कुछ पता है। सर मान लेते हैं, सब कुछ पता है। हाँ। द पॉइंट इज, एक लड़की आई, महिला आई, हाँ। उन्होंने भारत की नागरिक, हम्म। प्राउड सिटीजन, और उन्होंने बोला मैं फौज में हूँ, शी इज अ यूनिफॉर्म सोल्जर, हम्म। राइट। चाहे 2 रोल मार के उनको अपने आप को ईज आउट करना हो किसी भी फॉर्म में, चाहे 4 रोल करना हो, चाहे मैन के सामने करना हो, उन्होंने वो ऑप्शन चूज किया लाइफ। ठीक है। राइट। हाँ। मोस्ट लाइकली वो घर से परमिशन लेके आई होंगी, घर में वो उनकी से प्रॉब्लम बता के आएगी, नहीं बता के आई हैं और घर से डिसोन हो गई हैं, तब भी उनकी प्रॉब्लम है, बता के आई हैं तब भी उनकी प्रॉब्लम। हाँ। शी इज अ कमीशन्ड सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है। हाँ तो आए ना, मना किसने किया? नहीं तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? किसने बोला दिक्कत है? नहीं, आप बोल रहे थे ना 3 चीजें हैं। देखो भैया सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है। हम्म। आपको स्विमिंग करने जाना है, आप बोलो मैं स्विमिंग करूंगा। हमने पूछा भैया तैरना आता है? और स्विमिंग में स्विम सूट में ही करूंगा। भाई मैं बोल ही नहीं रहा, ठीक। मैंने तो आपको बोला देखो आपको स्विमिंग आना है ना, तो स्विमिंग कंपटीशन में आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आपको स्विमिंग ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। मैंने कंडीशंस बता दी, टर्म्स एंड कंडीशन। बिल्कुल। आप कर सकते हो, आओ, किसने रोका? तो आपको भाई रानी लक्ष्मीबाई गई थी लड़ने। बिल्कुल, हमारा जो समाज है, हमारे यहाँ तो वीरांगनाओं का समाज है। काली माता महिला ही थी। इनफैक्ट मैं उसी बात पे आने वाला था कि हमारी जो गॉडेसेस है, एक हमारा ही धर्म ऐसा है, हमारे ही देश की संस्कृति ऐसी है जिसमें शायद से, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो देवी के रूप में है, गॉडेसेस। बिल्कुल। मतलब हम उस हिसाब से काफी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, राइट। सो देयर वेयर माय क्वेश्चन इज नाउ, द रीसेंट एनडीए में जो पासिंग आउट हुई उसमें वुमेन कैडेट्स वर आल्सो देयर। आपको लगता है कि वो उतनी ही लीथल सोल्जर होंगी जितने आप थे और आपके जैसे साथी? देखो 2 क्वेश्चंस डिफरेंट हैं आपके। सबसे पहली बात तो वो जो मूव है, यू नो, लेटिंग गर्ल कैडेट्स टू बी देयर इन एनडीए, अब वो बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब ने ऑर्डर पास किया होगा, मैं पर्सनली नहीं जानता। अब यार वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया। आर्मी आर्ट्रैक ने उसको परमिशन दी होगी, एक जनरल साहब ने। एक जनरल साहब एनडीए में ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं, अब उनसे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो उन्होंने जो किया होगा सही होगा, पहली चीज। कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, ये वैसे आपने बड़ा अच्छी तरह डिक्लेयर कर दिया क्वेश्चन। मैं सही बोला, मैंने सच बोला है। ठीक है, तो मान लेते हैं। मैं नहीं, मैं आई डोंट मीन्स माय वर्ड। एक तो एक गाना था, आई थिंक देवानंद साहब की पिक्चर है फंटूश, उसमें एक गाना था कि चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अल्टीमेटली सबको मर जाना है। तो मैं भी जो बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लगेगा कि कोई गाली देगा, ठीक है यार, चलता है, लाइफ है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, मैं पर्सनली ऐसे कुछ लेडी ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनसे मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट करके बातें करता हूँ, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ, और इनमें से 1-2 लेडी ऑफिसर मेरे से जूनियर है। ठीक है, तो वो बात ये नहीं है कि वो लड़की है कि लड़का है, वर्दी पहने अफसर बन गए तो अफसर हो यार, बात खत्म, बात खत्म। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि देश के लिए कुछ भी आएगा, मतलब आई डोंट केयर कि किस हद तक मुझे जाना है, दैट इज माई सेंस ऑफ ड्यूटी। तो वो लड़की को भी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का है लड़की है, बायोलॉजी अलग होगी। हमारे यहाँ वो लेडी ऑफिसर्स को भी तो साहब ही बोलते हैं, मैडम थोड़ी बोलते हैं। वो साहब के लिए भी मैम साहब है। हाँ, मतलब इनफैक्ट मैं एक चीज इसमें बता देता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि आर्मी में हजारों साल से मेल ही रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, तो लोगों को लगता है ये। लेकिन फर्क क्या है, आप ये समझो कि हमारे जो जवान है, मैं सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे जो जवान है वो कहाँ से आ रहा है, वो घर में क्या देख के आ रहा है, वो क्या कहानियां सुन के फौज में आ रहा है। अब वहां पे उसको ये माइंड में आना चाहिए कि अफसर जो है ना, वो चाहे मेल है या फीमेल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज आवर कंडक्ट ऑल्सो। सुनाओ, ये तीनों जो पॉइंट थे, वो तीनों पॉइंट पे आपको यस चाहिए। मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी लोग ये बात करते हैं उनसे पूछो कि भैया ये बताओ, मैंने आपको ये कॉम्बैट सिचुएशंस बता दी और मैं एक्सट्रीम की ही बात करूंगा, बिल्कुल
क्योंकि वॉर में आपके साथ एक्सट्रीम ही होगा, आप एक एक्सट्रीम फोर्स में ज्वाइन करोगे। ठीक है। अब वहां पे आप सोचो कि कहीं पे बाढ़ आ जाए, नॉर्मली लोग क्या कर रहे होते हैं और फौज का क्या रोल होता है। तो यू आर साइनिंग अप फॉर समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्दी चाहिए, वो ग्लैमर चाहिए, तो यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमत कौन चुकाएगा? पड़ोसी खुद चुकानी पड़ेगी, राइट। मैं एक एक एज में जिसमें आदमी सोच रहा होता है कि अब मैं लाइफ में क्या करूं, उस एज में मुझे बताया जाता है कि और गेम इज ओवर, यू हैव अ परमानेंट इंजरी, तुम्हारा गेम खत्म। सो आई साइंड अप फॉर दैट, राइट। आई साइंड अप फॉर दैट। अब मैं किसको बोलूं? पाकिस्तानी खराब था, मौसम खराब था, भगवान मेरा साथ नहीं कर रहा था, अरे यार इट आई साइंड अप फॉर दिस। तो जब आप फौज में आओ, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। आपको काट के आपके अंदर नमक लगाया जा सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। विल कम टू दैट। सो फिर आपने एनडी की ट्रेनिंग खत्म की, आप आईएमए में आ गए। मैंने खत्म नहीं की, एनडीए वालों ने ही मुझे भेज दिया, बोले अब इससे ज्यादा तुझे नहीं सुधार सकते, तू आईएम में जा। अब तुम जैसे हो जाओ। अब तुमने तो एक बार आईएमए वर्सेस एनडीए रगड़ा कहाँ में ज्यादा होता है? ऑब्वियसली एनडीए। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा होती है कि एक इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। आईएम में रगड़ा होता है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने तो दोनों मुझे जगह नहीं पता। नहीं, इट्स ऑन अ लाइटर साइड। आईएमए इज इक्वली टफ, ठीक है। ये सडनली आपको याद आया कि कुछ कोर्समेट्स हैं जो आईएमए से आए होंगे सीधा। ओ नहीं, सब मुझे बहुत गाली देंगे। एंड देखो, वंस यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर। करेक्ट। हम आपस में मजाक करते हैं, वो दैट्स अ सेपरेट इशू, राइट। रिस्पेक्ट से इट्स सेम एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ आप किस आर्म एंड सर्विस में गए हो, आप डायरेक्ट एंट्री हो, ओटीए से हो, एनडीए से हो, साला कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। एक ही मशीन में से निकल गए। सब एक मशीन में से निकल के आ रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आप बात करके देखोगे, आप रियलाइज नहीं करोगे जब तक हम खुद ना बोलें। सारे ऑफिसर्स वो ऑलमोस्ट सेम उस पे फ्रीक्वेंसी पे हम लोग चलते हैं, वी आर इक्वली मैड। तो आईएमए का अपना अलग चार्म है, अपना अलग मजा है। तो जैसे एनडीए में सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज सा है, अब तो आईएमए बहुत ऑर्गेनाइज हो गया। हम शायद लास्ट वाले वो हैं जो मतलब अलग अलग बिखरे हुए रहे आईएमए में। सो आईएमए में तो क्लास अटेंड करने जाना वाज अ टास्क इन इटसेल्फ। एनडीए में ये ना, आप दौड़ते भागते हुए रोलिंग करते हुए पहुंच गए क्लास में, आपको पता है। रोलिंग करते हुए तो अभी क्या होता है आईएमए में, जैसे मैं गड्ढा बटालियन में था, तो साला क्लास जाने के लिए भी पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था यार। एंड उस पर कोई बोलते अप स्लोप रोलिंग, मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब स्लोप रोलिंग का मतलब हुआ चढ़ाई चढ़ना, रोल करते हुए बड़ा मजा आता है। मजा ज्यादा तब आता है जब आप थर्ड टर्म में होते हो और रोलिंग करने वाला सेकंड टर्म होता है। सो बट इट्स फन, जब आप खुद उस रगड़े के थ्रू नहीं गए तो मजा नहीं आता। तो एक बात बताओ, कोई ऐसा अफसर है या कोई भी ऐसा ट्रेनी है जो बिना पनिशमेंट के पास आउट हुआ? आई डोंट थिंक सो। मतलब कम पास आउट हो कैसे जा? अगर मेरे को मौका मिले तो मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, जिसने पनिशमेंट नहीं की उसको खाली को पास आउट मत करो, पर ऐसा कोई आई डोंट थिंक कोई होगा। और एक बार इसमें मतलब ये पनिशमेंट हमेशा पेनफुल लगती है कि थोड़ा टाइम के बाद लगता है अरे यार कोई बात नहीं यार? शुरू में क्या होता है, आप सीख रहे होते हो तो आपको रोल करना नहीं आता, कभी सर मारोगे, कभी गर्दन में लगेगी, है ना, वो सब होता है। जब आप सीख जाते हो ना, वो बोलता है 10 रोल्स, तो आप 10 रोल मारते हो, गायब हो जाते हो, सीधे बोलता है कहाँ गया। सो उस टाइप से चीजें होती है। जैसे मैस के बाहर अब लंच टाइम है, आपको पता है ईगो रहती है अंदर, वो क्या होता है। सीनियर के सामने कोई ईगो नहीं होती। मतलब उतनी इज्जत रख लेते। देखो, ऐसा है कि हर चीज का रास्ता है, आप कितने एक्सक्यूज दिखाओगे। जब मुझे आपको रगड़ना है तो मैं आपको रगड़ ही दूंगा। और सबने वही पुराने बहाने सब में मारे होते हैं, तो सबको पता होता है इसका वे आउट किया है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने बुक भी बना रखी हो कि एनडीए में अब तक 75 ईयर्स में कौन कौन से बहाने मारे गए। सो एनडीए हुई, आपकी आईएमए हुई, एंड देन यू जॉइन डोगरा स्काउट्स। हाँ, फिर मैं गया डोगरा स्काउट्स में। तो फर्स्ट पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे? बोला तो गया था हिमाचल। पहुंचे? तो वो एक मूवी में है ना कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, एक डायलॉग है एक मूवी में। तो वैसे ही ना कि हिमाचल हिमाचल बोल के सीधा वैली पहुंचा दिया। फिर हम निकल गए वैली। पूरे जोश में गए होगे कि अब तो मतलब यू नो आई हैव ट्रेन्ड बैटल हार्डन सोल्जर,
तो शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, बोलते हैं, आपको पता है फौज में एक बात बोली जाती है कि हु इज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन अर्थ, इट्स अ लेफ्टिनेंट विद अ मैप। ठीक है, तो वैली में पहुंचते ही ऑपरेशंस वगैरह Why is that? हमें आती नहीं ना मैप रीडिंग, और हम लीडर होते हैं, अच्छा, तो दैट्स अ वेरी गुड लेसन एक्चुअली हाँ, ऑन अ लाइटर साइड, कि हमने बोल दिया, एक जोक मार दिया लेफ्टिनेंट विद अ मैप, क्योंकि वो मैप रीडिंग सीख के तो आया है, ठीक है, एनडीए में आईएमए में सीख के आया है, लेकिन वहां पे आके ना अभी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इनफैक्ट मैप्स भी चेंज होते हैं। सो मेरे को एक ब्रिगेड के किसी ऑपरेशन के लिए भेजा गया, मैं लेफ्टिनेंट साहब हूँ, जो पहुंचते हैं तो ब्रिगेड मेजर ने मुझे बुलाया कि तेरी ब्रीफिंग होगी, एंड फिर मेरे को कमांडर को ब्रीफ करना है, उसके बाद वो ऑपरेशन है, वो वेरी सेंसिटिव एंड so brigade major will be a brigadier rank? ना ब्रिगेड मेजर इज मेजर साहब, Major साहब, मतलब उस जमाने के मेजर साहब, आजकल GSO 1 होते हैं, पहले मेजर होते थे, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। आपको उन्होंने कुछ बताया है, वो आपको ब्रीफ करना सीओ? हाँ, तो नहीं, सीओ को नहीं, कमांडर को, ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेडियर साहब। ओके, ब्रिगेडियर साहब। हाँ, तो और मैं लेफ्टिनेंट हूँ, ठीक है, मेरी 1-2 महीने टाइप नौकरी, जो मेजर साहब है इज लाइक 10-12 साल नौकरी, Correct. उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल भी बहुत लेट बनते थे, फिर हमारे पहुंचते ही सिस्टम हमने चेंज कर दिया, हम बड़े डायनामिक लोग थे। अभी क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया मेरे को, तो मैंने उनको ब्रीफ करा, तो पहले वो उन्होंने मुझसे समझा पूरा, मैप रख दिया मेरे सामने, बता कैसे हो, मैंने बताया, बोलते गुड गुड, मतलब तूने मैप रीडिंग अच्छे से सीखी है। फिर कमांडर को ब्रीफ किया, उसके बाद पहुंचे। सो बेसिकली होता क्या है, मैप रीडिंग लगता बहुत ईजी है, बट व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड इट इज वेरी टेक्निकल, एंड बहुत डिटेल में जाके आपको समझना पड़ता है। यू शुड नो कंटूर्स को कैसे पढ़ना है, फीचर को पढ़ना कैसे है। एक 2D मैप पे आप 3D इमेजिनेशन में जाके और सही रास्ता देख रहे हो, कि आप अपनी टीम को लेके जा रहे हो, एक गलत मूव आप जाओ किसी क्लिफ के नीचे जाके खड़े हो गए, आप कहाँ ले के जाओगे टीम को, राइट? आप किसी री-एंट्रेंट में घुस गए, उससे रास्ता ही नहीं मिल रहा है निकलने का, तो पूरा ऑपरेशन आपका खराब हो गया। पूरी टीम को आप सोचो कि आप कोई फीचर को क्लाइम कर रहे हो, आप 3-4 घंटे क्लाइम करके गलत रास्ते पहुंच गए हो, अब फिर आपको लौट के आना है और फिर वापस चढ़ना है। सो बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे कमीशन होते हो फॉर 3 इयर्स यू आर इन इन्फेंट्री, आप जाते हो फील्ड में, इन्फेंट्री में जाते हो, होना ही होना है। होना है 3 साल वो करने का। This is true with every branch or with AS? वो एएससी, Okay. मैं एएससी की बात कर रहा हूँ, हर आर्म एंड सर्विस का डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, जो आर्म्स है वो तो आर्म्स हैं ही, ठीक है, आर्मर्ड इन्फेंट्री, आरटी, ये सब ना, ये तो अपना लड़ ही रहे हैं, इनको और कोई काम नहीं है। ASC को इन्फेंट्री में 3 साल रहना ही रहना है। पहले हम 3 साल इन्फेंट्री में रहते हैं, ठीक है। हम इन्फेंट्री में इन्फेंट्री ऑफिसर वाला रोल करते हैं, उसके बाद 2.5 साल 3 साल के लिए हम राष्ट्र राइफल्स जाते हैं, और इसके बीच में आप एक एएससी टेन्योर करके आते हो, तो आप वहाँ की पढ़ाई करके आते हो एएससी की, और फिर फौज चेक करती है तू गोली चलाना तो नहीं भूला, तो फिर आप राष्ट्र राइफल जाते हो, और वहाँ पे टेन्योर ARC क्या होता है? मैं कोर्सेज करते हो एएससी टेन्योर, सो आप आर्मी सर्विस कोर का टेन्योर करते हो, वहाँ पे आपको पढ़ा के आते, पूरा वो टेक्निकल पढ़ा देंगे, फिर वो चेक कर देगा, गन चलानी है, फिर वापस बुला लेंगे गोली चलाने राष्ट्रीय रहेगा। राष्ट्र राइफल्स में, फिर आप राष्ट्र राइफल्स जाते हो, एंड इफ़ यू आर लकी तो जैसे मैं गया वैसी बटालियन में जाते हो, जब खूब सारा एक्शन देखते हो आप अच्छे से, एंड बढ़िया से चीज़ें करके आते हो, एंड उससे बेसिकली हो क्या रहा है, देखो, अब हम समझते हैं फौज क्या है, फौज का मेन पर्पस तो कन्वेंशनल वॉरफेयर है ना। अब वो कन्वेंशनल वॉरफेयर को आप कितना भी मॉडिफाई कर लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर विल रिमेन सेम। एक कोई एलिमेंट होगा जो डायरेक्ट फाइट कर रहा होगा, एक एलिमेंट होगा जो उसको गाइडेंस दे रहा होगा, और एक एलिमेंट होगा जो इन सबको सपोर्ट कर रहा होगा। इट्स समथिंग लाइक आर्मी सर्विस को ऐसी होती है कि बेटा तू लड़, डोंट वरी, तेरे पीछे मेरा हाथ रखा हुआ है, तो एएससी इज लाइक दैट। बट इन अ वे इट्स वेरी गुड कि एज एन ASC, मतलब अगर मैं इसे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करूं, राइट, एज अ एडमिन और एज अ लॉजिस्टिक ऑफिसर, आपको ग्राउंड रियलिटी की पूरी एक्सपीरियंस होता है कि क्या दर्द होता है, राइट, एंड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इक्विपमेंट क्यों चाहिए, इस टाइम पे क्यों चाहिए, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड 360 डिग्री दैट वे। इसको थोड़ा सा ना स्विच करके बताता हूँ, एएससी क्या बोलता है, तो कहीं भी लड़ रहा है, कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हैं, दुश्मन चाहे कितना भी भारी भी पड़ रहा है, तो चिंता मत कर, आई हैव योर बैक, तेरे को एमुनिशन मिलेगा, तेरे को राशन मिलेगा, तेरे टैंक्स को फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स मिलेंगे, मेरे ऊपर वो चाहे कितनी भी एयर बॉम्बिंग कर रहा हो, मैं फिर भी आऊंगा, दुश्मन की एयरफोर्स आके मेरे ऊपर बॉम्ब मार रही है, मेरा ट्रक फिर भी तेरे पास पहुंचेगा, तू रेत में होगा तो पहुंचूंगा, तू पहाड़ पे होगा तो पहुंचूंगा, तू प्लेन में होगा तो पहुंचूंगा, तू जहां होगा मैं वहां पहुंचूंगा। दैट इज समथिंग विच गिव्स द
द फोर्स एंड द ट्रस्ट इन द फाइटिंग फॉर्मेशन। आपको पीछे नहीं देखना है, आपको दुश्मन को देखो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, डोंट वरी। ये तो कॉन्फिडेंस देता है। आप 16,000 17,000 फुट की ऊंचाई पे आप पोस्ट पे बैठे हो, मेरे खच्चर वहां पहुंचेंगे। आप डेजर्ट्स में लड़ रहे हो, आपके टैंक्स जा रहे हैं, मैकेनाइज जा रही है, उसके पीछे मेरी एचएमवी चल रही हैं, राइट। आपको जब एक पर्टिकुलर स्टेशन से आपको फॉरवर्ड में फील्ड में जाना है, मेरे एचएमवीज आपको लोड करके ले जा रहे हैं टैंक्स को। मैं हूं आपके साथ तैयार, क्योंकि मुझे पता है 1 मिनट लेट होना टैंक्स फॉर्मेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सप्लेन कीजिए। देखो मुझे नहीं पता कि क्या। ओके सी, जब आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपकी गाड़ी के माइलेज होता है ना, किलोमीटर पर लीटर, कि आपकी वो नहीं आते मोटरसाइकिल वगैरह के ऐड के 50 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। टैंक्स में ये उल्टा होता है, आप कितने लीटर में 1 किलोमीटर चलते हो। हम्म। अब आप सोचो कि जब आप वॉर में जा रहे हो, आप टैंक्स लेके जा रहे हो, राइट। आपने देखा होगा टैंक्स के पीछे बैरल्स बंधे होते हैं। बैरल्स अगर आपने देखा हो, बैरल नहीं होते मेटल वाले, जी। वो बैरल्स टैंक के पीछे बंधे होते हैं, उनको लेके जा रहा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें उसका डीजल होता है, ठीक है, DHPP। वो डीजल लेके जा रहा है, कब तक दौड़ेगा, उसके बाद उसको रिफ्यूलिंग चाहिए। रिफ्यूलिंग कहाँ से आएगी, हम पहुंचाएंगे। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू लुक बैक। सारी कहानी यही है। अगर मैं बॉक्सिंग करते करते मैं पीछे देख रहा हूँ कि भाई मेरे पीछे कोई है कि नहीं, तो वो तो मुझे मार देगा, राइट। तो हर मूवमेंट, आपकी एक टैंक रेजिमेंट जा रही है, वो हॉल्ट नहीं होनी चाहिए। उसका काम क्या है, जब आप कन्वेंशनल वॉर की बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लोंगेवाला, पाकिस्तान क्या करना चाहता था, एक आर्मर्स कौन आ रही है, उनके साथ आई थिंक 2 इन्फेंट्री बटालियंस थी, और सामने एक कंपनी है, 120। 120 जवान, देन मेजर चांदपुरी सर, वो वहां पे एज अ कंपनी कमांडर बैठे हैं 120 जवानों को लेके। आप लीनियर डिफेंस में बैठे हो, आप ट्रिंड आउट हो। दुश्मन को क्या करना है, उसका टैंक सिर्फ आपके ऊपर से चढ़ के निकलना है, सिर्फ उसको चढ़ के निकलना है आपके ऊपर से। यू जस्ट हैव टू क्रश यू, ठीक है। लेकिन वो चलने के लिए उसको तेल चाहिए। तो जहां वो आर्मर में जो ड्राइवर है, जो गनर है, उसकी दिलेरी और बहादुरी चाहिए, वहीं आपको उस टैंक का पेट भरने वाला तेल चाहिए, उसको ऑयल चाहिए, उसके ल्यूब चाहिए, ठीक है। वो लेके ASC वाला उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा है, वो HMVs उसके पीछे चल रही है कि तेरे को पीछे नहीं मुड़ना है। वील रिप्लेनिश इट, वील रिफ्यूल यू, टू जस्ट गो एंड क्रश द एनिमी। ये एक कॉन्फिडेंस होता है जो फोर्सेस को पता होता है। खैर अब लोंगेवाला के इशू में तो पाकिस्तानी जो टैंक ऑपरेटर्स थे, वो ही बेचारों में दिल नहीं था, दम नहीं था, ठीक है। अदरवाइज नहीं, उनका तेज कंज्यूम ही नहीं होने दिया। हाँ ये बात भी सही है। बट आप सोचो ना कि हेड्स ऑफ टू ब्रिगेडियर चांदपुरी, आपके सामने जब टैंक आता है, मुझे नहीं पता आपने देखा है टू बी फेयर टू एयर मार्शल बाबा आल्सो। और डेफिनेटली दोनों, है ना, इट्स अ टीम एफर्ट ऑलवेज। पर एक रात को रोकना था। आप किसी भी टेक्टिकल कंसिडरेशन के हिसाब से आप नहीं अज्यूम कर सकते कि एक इन्फेंट्री कंपनी दुश्मन की 2 इन्फेंट्री बटालियंस को, एक आर्मर स्क्वाड्रन को रोक ले। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कंपनी वर्सेस आर्मर्ड यूनिट पूरी रेजिमेंट को कि कहीं पे भी ऐसी केस स्टडी है, एट लीस्ट इन द इंडियन फोर्सेस। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आर्मर का काम क्या होता है। देखो जब लड़ाई चलती है तो आर्मर जाएगा और वो सीधा स्वीप कर देगा एरिया को, मतलब दुश्मन की डिफेंस। व्हाट आई मीन टू से कि एक हाँ, मैं वहीं आ रहा रेजिमेंट को रोक के हूँ, बैठा। हाँ, वही चीज बता रहा हूँ। तो बेसिकली लड़ाई में होता क्या है, ऐसी कोई डिफेंस नहीं है जिसको ब्रीच न किया जा सके। ये पहला टेक्टिकल कंसिडरेशन है। दुश्मन कितना भी स्ट्रांग में बैठा हुआ है, कितनी भी स्ट्रांग उसकी डिफेंस है, वो हमेशा टूटेगी, गिरेगी ही गिरेगी, चाहे वो हमारी है चाहे दुश्मन की है। पहला पॉइंट, मोर्चा टूटेगा टूटेगा। टूटेगा ही टूटेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। प्राइस पे तो एग्जैक्टली तो जैसे प्लेन की लड़ाई हो रही है, यहाँ पे डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक कंपनी बैठी थी, तो एक बटालियन वॉज सफिशिएंट टेक्निकली। एक बटालियन जाएगी, एक रात में उन्होंने कितना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा होगा वहां पे, वो 1 या 2 असॉल्ट। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, कंपनी और बटालियन के स्ट्रेंथ में डिफरेंस बता दोगे? देखिए स्टैंडर्ड तौर पे ग्लोबली
एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। करेक्ट, 100-120। हाँ, वो चलेगा, लेट्स नॉट गो इन डिटेल्स, लगभग 100 जवान होंगे। एक बटालियन में 4 फाइटिंग कंपनीज होगा फिर, मोटा मोटा, ठीक है। तो उसको आप समझ लो कि एक कंपनी के लिए एक बटालियन बहुत है, हाँ, एक कंपनी के लिए 1:3, 1:4 का रेशियो बहुत होता है बहुत होता है प्लेन्स में। प्लेन्स में। अब यहाँ पे आपके सामने 2 इन्फेंट्री बटालियन, 8 टाइम्स ऑफ योर स्ट्रेंथ प्लस आर्मर का स्कॉन, ठीक है। 40 टैंक्स, राइट। नहीं, वो तो रेजिमेंट में होता है, बट और यहाँ पे तो रेजिमेंट ही आई थी। नहीं, आई थिंक एक स्कॉन था, मे बी, चेक कर लेंगे, वो तो फैक्ट चेक हो जाएगा। अरे स्क्वाड्रंस होते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, एक टैंक सामने आ जाएगा, आप को भागने की जगह नहीं मिलेगी डर के मारे, ठीक है। एक हाथी सामने आता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और 40-50 किलोमीटर की स्पीड में वो ऐसे दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है, जब धूल उड़ रही होती है और जमीन हिल रही होती है ना। मैं तो थैंकफुली मैं एक आर्मर्ड डिव में था, तो मैंने खूब सारा T-90 और T-72 दोनों चलाए। मतलब इट्स अमेजिंग फील, इट्स अमेजिंग। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि सामने दुश्मन खड़ा होता होगा, उसका क्या होता होगा। और ऐसे में हमारे जवान, हमारा अफसर वहाँ खड़े होके और दुश्मन से आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं। पूरी रात तक रोका यार, पूरी एक रात रोकना, एंड विद वेरी मिनिमल कैजुअलिटीज। मैं कह रहा हूँ वो छोड़ दो, कैजुअलिटी होगी, आप जब वॉर में जाओगे कैजुअलिटी होगी। जो जीरो एरर सिंड्रोम है ना, एवरीवेयर, मतलब इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट, ओ यार नथिंग शुड गो रॉन्ग, ऐसा होता नहीं। व्हाट द हेल यार, यू विल डाई, आई एम टेलिंग यू। आप कुछ भी कर लो, आज नहीं मरोगे, कल मरोगे, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, अभी मरोगे यार। सो समथिंग विल गो रॉन्ग, और आपके अंदर अगर इतना दम नहीं है कि यू टेक ऑन दोज लॉसेस, आप कमांडर लीडर बनने के काबिल ही नहीं हो। और उसके साथ दूसरी चीज है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, यू शुड हैव दैट मॉरल करेज कि हाँ ठीक है, मैं बॉस था तो मेरी गलती है, एंड ऑफ द स्टोरी। ये बड़ी रेयर क्वालिटी है, ओनरशिप। ओनरशिप। ओनरशिप इज अ मिस्टेक। हाँ, अदरवाइज तो हर कोई ओनरशिप लेने को तैयार है, क्रेडिट लेने। हाँ, क्रेडिट लेने को सब तैयार हैं। तो जो गड़बड़ हुआ है, जो वट एवर वेंट रॉन्ग, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपके अंदर वो मॉरल करेज नहीं है, तो आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता। सो 4 आपने बोला उसमें वो थी, एंड यहाँ पे अटैक हुआ एंड 40 और टैंक्स वर देयर। नॉट श्योर कि कौन था कि रेजिमेंट थी, मैं आई थिंक इट वाज अ स्कॉन। मैंने भी मूवी के हिसाब से जो वो रेजिमेंट होनी भी नहीं चाहिए, रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, वो भी थोड़ी बहुत तो पढ़े हैं। एक्चुअली उस टाइम पे तो यहीं के पड़े हुए थे ना, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से पढ़ाई सही हो गई हुई, क्योंकि क्लासमेट्स थे ना सारे। हाँ, हो सकता है। 71 की बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी जो नए आ रहे होंगे उनकी पढ़ाई में हो सकता है कमी रह गई हो। सो दैट वाज सो जस्ट कमिंग बैक टू द रोल्स ऑफ लॉजिस्टिक। एक बात बताओ, सो आपने एज एन एएससी ऑफिसर, चाहे आप फ्रंट पे गोली मार रहे हो बीइंग एन आरआर, या फिर आप एएससी का रोल कर रहे हो, आपने सबसे ट्रिकी ऑपरेशन एज अ लॉजिस्टिक ऑफिसर क्या किया, जिसमें ट्रिकी या रिस्की या जो देखा है आपने, बी इट इन एनी ऑफ द रोल्स, यार ये तो वाकई में टू पुल इट ऑफ वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब कैसे किया यार? अगर लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, है ना, तो सबसे पहले तो मैं बताया तो मेरा इन्फेंट्री एक्सपोजर ज़्यादा है, एएससी एक्सपोजर कम है, नहीं, उसमें मैं आऊँगा, है ना, बहुत कम है। तो उसकी कुंडली तो आपकी ग्रह दिशा हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ कि ओबियसली बीइंग अ लॉजिस्टिक ऑफिसर आपको यहाँ की भी नॉलेज रही, एक्सपोजर आपके रहे, राइट? हो सकता है आप सप्लाई कर रहे हो या सप्लाई के बेनिफिशियरी हो, जिसमें यू रियली फेल्ट कि यार दिस वाज अ डिफिकल्ट ऑपरेशन टू पुल इट ऑफ, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एंड इट विल बी पीस टाइम। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वेदर यू आर एट वॉर और नॉट, आर्मी सर्विस कोर इज 24/7 एट वॉर। मैं बताता हूँ कैसे। फौज को खाना रोज खाना है, गाड़ी को तेल रोज चाहिए, ठीक है, ग्रीसिंग रोज चाहिए, मच्छर की दवाई रोज चाहिए, हाइजीन केमिकल्स आपको डेली चाहिए, ठीक है। बैरक में स्प्रे होना है, टॉयलेट सफाई होनी है, लोगों को खाना खाना है, वेजिटेरियन का हिसाब अलग है, नॉन वेज का हिसाब अलग है, एग वालों का हिसाब अलग है, दूध की अकाउंटिंग अलग है, और आज का दूध कल नहीं दे सकते, आज का मीट कल नहीं दे सकते। एक इन्फेक्टेड एनिमल अगर कट गया बूचरी में, यू कैन नॉट इमेजिन द स्केल ऑन विच हार्म कैन हैपन। और जब दुश्मन हमारे को आके गोली मार सकता है,
हमारे सॉफ्टवेयर्स में वायरसेस डाल सकता है, हमारे सिस्टम्स हैक कर सकता है, उसको एक एनिमल को एंथ्रेक्स ही तो देना है। 10,000, 50,000, 1 लाख लोग, जवान, सोल्जर्स, आपका दिया हुआ राशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो जहां आपको ये देखना है कि ये आलू में कुछ फंगस तो नहीं है, वहां आपको ये भी देखना है कि उसमें दुश्मन ने कुछ तो नहीं लगा दिया। माल कहाँ से आ रहा है, सप्लाईज कहाँ से आ रही है, कौन ला रहा है, क्वालिटी चेक कौन कर रहा है, राइट? वो सारी चीज़ें। हो सकता है कि आप किसी ब्राह्मण परिवार से आए हो और आपके घर में प्याज लहसुन भी नहीं होता, लेकिन आपको बूचरी ऑफिसर बना दिया गया है। आप जाके लाइव एनिमल भी चेक करोगे और उसके बाद उसका कैरकस भी चेक करोगे, आप पोस्टमार्टम भी करोगे, एंटीमार्टम भी करोगे, अपने हाथ से करोगे आप, ठीक है? अपना ठप्पा मारोगे आप मीट इशू के टाइम पे। यू मेक श्योर यू आर द गारंटर। आपके भरोसे के ऊपर पूरी फौज का एक एक जवान, एक एक ऑफिसर अपना खाना खा रहा है। उसको ये लग सकता है कि इस साल गर्मी बहुत थी और एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ वेजिटेबल नहीं आ रही है, लेकिन उसको ये पता है जो आ रही है वो साफ सुथरी है, जो आ रही है वो सही है, फिट फॉर कंजम्पशन है, ठीक है? तो वो वाले चैलेंजेस, तो एएससी तो 24/7 इन चैलेंजेस पे है। आपको फ्यूल अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो एक बात बताओ, बड़ी कंपनीज में तो बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, और भी कोई ईआरपी सिस्टम यूज कर रही होती है? हमारे हैं अपने सिस्टम्स। नहीं, बट दिस वाज नॉट द केस ऑलवेज, राइट? इट वाज नॉट ऑलवेज। देखो, बिकॉज आई टेल यू, मेरा इसमें सवाल क्या है, क्योंकि काफी साल तक तो मैनुअल्स काम होते रहे, राइट? तब भी इतनी लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कैसे होती है जब कोई मोबाइल ऐप्स नहीं थे, जब कोई ईआरपी सिस्टम्स नहीं थे? मतलब why the data entry is so perfect and accountability is so high in the manually operated logbooks of the armed forces versus the best of the systems in the technology world? सो आई टेल यू And complexity को देखते हुए। सो एक तो सिस्टम होता है आपका कि अकाउंटिंग किस लेवल पे कर रहे हो आप। सो समथिंग लाइक, सो एवरीवेयर यू हैव अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम एट एवरी स्टेज। हमारा हेराल्कल सिस्टम है। तो एक जो कैप्टन साहब बैठा है, एक ब्रिगेड ग्रुप को देख रहा है या व्हाटएवर, है ना, तो वो वहां पे अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। उसके नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जेसीओज और एनसीओज हैं, वो सब, जो एक हवलदार जी बैठा हुआ है, एक सूबेदार साहब बैठा हुआ है, वो बैठ के अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, एक एक चीज चेक कर रहा है, एक एक इंश्योर कर रहा है, एंड देन इट इज कमिंग अप टू यू। फिर आपके पास आ रहा है, आप उसको भेज रहे हो। सो वो पॉइंट क्या है, मैंने काम किया है, इट हैज टू बी परफेक्ट। जूते पॉलिश किए थे ना, यू रिमेंबर दैट? प्रेस से जूते पॉलिश कर रहे थे हम कि इतना सस्पेक्ट नहीं रह जाए। दैट सेम थिंग हेल्प्स अस So the same training gets implemented। बिकॉज इट इज द माइंडसेट। फौज इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम है या नहीं है, टेक्नोलॉजी है या नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसी हुई पड़ी हुई है। अब आप सोचो, जब मैंने आपको बोला कि टैंक आगे चल के जा रहा है और पीछे से हमारी एचएमवी जा रही है, वो उसको तेल दे रहा है, अकाउंटिंग कैसे हो रही है? आप कंप्यूटर लैपटॉप लेके जा सकते हो? कम यार, पीछे पीछे इतना करते रहो। सर बताओ कितने लीटर तेल डाला, आपका गाड़ी नंबर बताओ, पर्ची। सर पहले सिकोरा बाद में मारना, पहले मेरे को बताओ कितना तेल लगा। हमने ऐसी स्टोरी सुनी है कि वॉर सिनेरियोज में कोई भी कागज नहीं है नोट करने के लिए। माचिस होती है, माचिस का कवर फाड़ के और उस पर पीछे पेन से लिखा हुआ है, एंड दिस इज आवर लेवल ऑफ ट्रस्ट इन ईच अदर। उसने लिखा कि अगर मैंने 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर जो भी तेल दिया है, वो दिया है तो दिया है। But why the trust is there? आवर सिस्टम इज ट्रस्ट। वी आर, ये कैसे लेके आते हो? मैं बताता हूँ, ये क्या है ना, अगेन ट्रेनिंग से आ गया ये सब कुछ, ये सब हमारी ट्रेनिंग से है, क्योंकि हम उसी समाज से आ रहे हैं जहाँ पे कोई पैसे बैंक से लेके विदेश भाग जाता है। तो वही में मेरा सवाल था, समाज वही। आप कहाँ, आपका घर कहाँ पे है? मैं बस पड़ोस में। ठीक है जी, आप भारत के एक फलाने शहर में रहते हो, राइट? जहाँ से फौजी भी निकलते हैं, जहाँ से करप्ट लोग भी निकलते हैं, जहाँ से पॉलिटिशियंस भी निकलते हैं, जहाँ से ब्यूरोक्रेट भी निकलते हैं, बिजनेसमैन भी निकलते हैं, राइट? एंड लेट्स बी हार्ट टू हार्ट ऑनेस्ट कि हमारे यहाँ पे करप्शन आम दुनिया में, चाहे वो एक रेड लाइट क्रॉस करनी हो या पुलिस वाले को पैसे देने हो, बड़ा बिजनेस एज यूजुअल हो गया हुआ है, राइट? उस केस में somebody coming from that society, like you, like anybody else,
पर्ची पे इतना फ्यूल है, ये इतनी सप्लाई है, ये लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट कैसे लाता? सबसे पहले हमारे यहाँ एक रियलाइजेशन करवाया जाता है कि आपका जो काम है वो जिंदगी और मौत का काम है, वो लाइफ लॉन्ग का काम है। या तो आपकी एक गलती से दुश्मन मरेगा या आप और आपका साथी मरेगा। सो जैसे अक्सर बोला भी जाता है ना, फौज हमेशा एक्सट्रीम पे बात करती है। भैया हम बने ही एक्सट्रीम के लिए हैं। हम सादा, जब मेरी किसी से लड़ाई होती है तो मैं ये नहीं सोचता इसको एक घूसा मार के डाउन करूंगा, नहीं, मैं सोचता हूँ इसको जान से कैसे मारूंगा। तो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। मेरा टैंक दुश्मन से लड़ने जा रहा है, आई कैन नॉट टेक अ चांस विद दैट। मेरा एक जो जवान जा रहा है लड़ने के लिए, उसके पास एमुनिशन होना चाहिए। वो बिना गोली के दुश्मन से लड़ेगा कैसे? राइट। सो आपको वो सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ब्रदरहुड, देश प्रेम, सब एक साथ एक मिक्सचर बन के आपके अंदर आता है। और ये वो 4 साल की ट्रेनिंग में आपको काफ़ी हद तक आ जाता है। पहले दिन में आ जाता भाई साहब। ये ट्रेनिंग में आता है या ये सिर्फ वही लोग ट्रेनिंग में आते हैं जिनमें ऑलरेडी ये सब होता है? हाँ, ये वो थोड़ा सा कौन सा वाला पैराडॉक्स बोलते हैं, चिकन एंड अंडा। हाँ। हाँ, तो वैसा वाला। जी समझ लो, देखो यार, अब दिस लीड्स टू दिस और दिस लीड्स टू दिस। देखो अब जैसे जैसे मैं बताऊं, दे बोथ लीड टू ईच अदर। सो जिसके घर, जैसे मेरी फैमिली की अगर बात करो तो मेरी फैमिली में फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। मेरी फैमिली में उसके बाद मैंने देखा है कि मेरे घर में तिरंगा किस तरीके से रखा जाता था। उसके बाद में मैं आ रहा हूँ और मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, जिस गांव से हूँ, जिस एरिया से हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ तो सबसे पहली चीज़ ये मानी जाती है, फौज में जाना तो प्राइड के लिए जा रहे हैं, तनख्वाह के लिए नहीं जा रहे। तनख्वाह इज अ बाइड प्रोडक्ट, कि वो साथ में मिल रही है। हम तो देश के लिए जा रहे हैं, समाज के लिए जा रहे हैं। हम तो, हमारे यहाँ तो मतलब दिस इज माइंडसेट। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि माइंडसेट ये है कि हम तो हजारों साल से हमने तो ये किया है। हम तो अपने समाज के लिए लड़े हैं, हम तो लड़ेंगे दुश्मन से। राइट। हमारे होते हुए कोई हमारी जमीन, हमारे बहन बेटी पे हाथ नहीं डाल सकता। दिस इज आवर माइंडसेट। तो मैं वहां से आया। अब कोई व्यक्ति ऐसे अलग टाइप के परिवार से आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल वो कुछ और करते थे, है ना, किसी और चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट था, वहां से वो आया। अब जब वो ट्रेनिंग में आ गया, वो जिस दिन आ गया उसको समझ में आ गया, क्योंकि उससे पहले वो चीजें जानता नहीं था। इट्स अबाउट वातावरण मैं थोड़ा बोलूंगा कि वो अवेकनिंग कब हो रही है। कब जागे उस दिन सवेरा। एग्जैक्टली तो आप अगर घर से बचपन से आपको किसी ने सिखा दिया तो भी आपने सीख लिया, और नहीं सीखा, आप एनडीए पहुंच गए, आईएमए पहुंच गए, तो सीख जाओगे। तो सीखे जाओ। आप हो सकता है आप ये वो वाली बात है कि माँ को किस नाम से बुलाते हो। सो बेसिकली वही है कि या तो आप उस जज्बे के साथ आते हो या फिर जब आप उस संगति में आते हो तो वैसा जज्बा आपका बन जाता है। Right. सो बेसिकली सारी टेक्नोलॉजी सिस्टम अपनी जगह, लेकिन इंसान की नीयत, उसका डिसिप्लिन, उसकी ट्रेनिंग, उसके अटेंशन टू डिटेल, देयर इज नो मैच फॉर दैट। देयर इज नो मैच फॉर इट। आप वो आजकल एआई का ज़माना चल रहा है तो सब चैट जीपीटी की बात करते हैं। तो चैट जीपीटी का आंसर ना, आप सेम क्वेश्चन 3 अलग अलग तरीके से पूछो, आपको 3 अलग अलग तरीके का आंसर मिलेगा। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पता है कि नहीं पता है, पर चैट जीपीटी को आपके बारे में सब कुछ पता है। आपने कौन सी दवाई सर्च करी थी, करेक्ट, कहाँ का रास्ता पूछा था, कौन सा बेस्ट मोड और कौन सी उससे एनालिसिस करने को बोला था, राइट, वो सब कुछ पता चला। वो आपको रीड कर रहा है। कभी आप अपना, मैं बोलता हूँ लोगों को करके देखना, अपने नाम के लिए लिखना, चैट जीपीटी को पूछना कि मैं सो एंड सो हूं, कि आप बड़ी गंदी फीडबैक हुई थी मेरी, मैंने नहीं। सो दिस इज वाई, इट वाज स्कैरी। हाँ, दिस इज वाई जो फौज है वो अपने सिस्टम्स को ओपन नहीं रखते। वी आर नॉट ओपन टू द WWW, बिकॉज हमारे लिए फौज में काम क्या होता है? देखो, सरप्राइज इज द की एलिमेंट। करेक्ट। अब आपकी सारी कुंडली आपने खोल के दे दी तो फिर सरप्राइज कहाँ है? एंड सरप्राइज में तो मजा है। लोग समझते नहीं। डोमेन में तो काफी चीजें खुली होती है। पब्लिक डोमेन में तो बहुत कुछ खड़ा हुआ है, लेकिन जो सरप्राइज में मजा है ना, एंड सरप्राइज इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव सरप्राइज, कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी होते हैं ना। इट्स समथिंग लाइक कि लोग ब्लाइंड डेट पे जाते हैं ना, तो सामने देवता भी हो सकता है और मॉन्स्टर भी हो सकता है। तो दुश्मन के लिए भी ये ब्लाइंड डेट होनी चाहिए कि जब हम उसको अटैक करें, असॉल्ट करें, तो उसको पता नहीं होना चाहिए कि हम उसे खुखरी से काटने वाले हैं, बेनेट से काटने वाले हैं, या जरासंध की तरह चीर फाड़ के फेंकने वाले हैं। दे शुड बी कैसिंग। कितने कंफर्म काउंट्स हैं आपके?
आजकल लोग दूसरे काउंट्स की बात करते हैं, ये क्या काउंट की बात है ना, देयर इज नो काउंट। जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्लैरिफिकेशन, वैसे क्योंकि आप ऑपरेशंस में रहे, जैसे होता है कि मैंने इतने आतंकवादी मारे, मेरे इतने अकाउंट्स हैं, इज इट एन इंडिविजुअल ग्लोरी और ये यूनिट की होती? इट्स यूनिट, इट्स टीम। तो अगर उस पर्टिकुलर टीम ने 10 लोगों को मारा है तो एवरीबडी गेट्स अ क्रेडिट फॉर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं यूनिट साइटेशन। तो जो कोई बटालियन बहुत अच्छा काम करती है, जैसे उसके किल्स बहुत ज़्यादा है, जीरो कैजुअलिटी है, उस टाइप से इवेल्युएट करके जो बटालियन सबसे अच्छा कर रही है उस बटालियन को यूनिट साइटेशन मिलता है। तो वो लोग जाते हैं चीफ के पास, लेकिन जाता कौन है? 2 लोग जाते हैं, कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर। ये 2 लोग जाते हैं, ये उम्र चाहे कितनी भी हो, ठीक है, वो एक तरीके से एक फैमिली है और उस फैमिली के हेड है, मम्मी पापा है। मम्मी पापा है, ठीक है। तो वो ही जाएंगे। अब वो एल.एस. चौधरी ने मारा या किसी और ने मारा, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुश्मन मार दिया, अच्छा ऑपरेशन करा, यूनिट का नाम हुआ। नाम, जब हम फौज में बात करते हैं नाम नमक निशान, तो नाम मेरा नाम नहीं है, मेरी पलटन का नाम है, मेरी रेजिमेंट का नाम है। सो इट इज ऑलवेज अ टीम। इट्स ऑलवेज अ टीम। कुछ लोग लकी होते हैं, ठीक है, 1-2 लोगों के ऐसी स्टोरीज आई हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ऑपरेशंस कुछ कर दिए, पर वो जस्ट बाई चांस होता है, किस्मत, ठीक है, लक बाई चांस। अब मतलब इट्स समथिंग लाइक कि मैं ऑपरेशन में गया, अब मैं किस पोजीशन पे बैठा हूँ, सामने वो किस पोजीशन से आया, वो भी तो एक लिविंग बीइंग आ रहा है ना, कि अब उसने बोला कि लेफ्ट नहीं मैं राइट मुड़ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड आई होप आपको ये बात करना अच्छा लगा होगा एंड अपने भाव प्रकट करना अच्छा लगा होगा, बट थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ओवर हियर एंड इट वाज अ ग्रेट आफ्टरनून दैट आई स्पेंट विद यू टुडे एंड जय हिंद एंड गॉड ब्लेस टू यू। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन प्लेजर बीइंग हियर विद यू। बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी हमने बात की। मज़ा आया आपके साथ बात करके। ओके, नेक्स्ट टाइम we'll spend even a longer time. Thanks a lot. थैंक यू, Good day. इट वॉज ग्रेट।